बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन मेथड। अब यहाँ पे एक सबसे पहले बात मैं क्लियर कर दूँ कि एडोमियन मेथड जो है वो भी एप्लीकेबल है तमाम इंटीग्रल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन मॉडिफाइड मेथड जो है ये क्या करता है, इसके आने की वजह ये है कि ये हमारे पास जो कैलकुलेशन का वॉल्यूम है उसको बहुत कम कर देता है। आपके पास जो कैलकुलेशन है वो बहुत ईजी हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। अब वो कैसे होती है हम उसको एग्जाम्पल्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जो मेथड है ये आपको फैसिलिटेट करता है कंप्यूटेशनल वर्क के अंदर। इसके अलावा ये उन केसेस में यूज़ होता है जहाँ पे आपके पास जो नॉन होमोजीनियस पार्ट होता है, मतलब कि जो एफ ऑफ एक्स होता है उसके अंदर कम्बिनेशन ऑफ टर्म्स हो, मतलब कि उसके अंदर एक टर्म ना हो बल्कि ज़्यादा टर्म्स हो, तो तब आप वहाँ पे मॉडिफाइड मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले एक और बात क्लियर कर दूँ कि अगर आपको मेंशन नहीं है कि इस इंटीग्रल इक्वेशन को इस मेथड से जो है वो सोल्व करें, तो फिर आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेंशन है कि आप लोग एडोमियन से सोल्व करें या फिर मॉडिफाइड से सोल्व करें, तो फिर आपको उसी से सोल्व करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि मॉडिफाइड मेथड के अंदर किस तरह से जो है हम वर्क करते हैं। सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हम अपने फंक्शन ऑफ एक्स यानी कि एफ ऑफ एक्स जो नॉन होमोजीनियस पार्ट है उसको स्प्लिट कर देते हैं दो फंक्शंस में, ठीक है। टू पार्ट्स में हम उसको स्प्लिट कर देते हैं। सबसे पहले को हम कहते हैं एफ नॉट ऑफ एक्स और दूसरे को हम कहते हैं एफ वन ऑफ एक्स। फिर जो हमारी इक्वेशन बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है। यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स होता है जिसको हम लोग स्प्लिट करके इस तरह से बना देते हैं, ठीक हो गया। अब इस केस के अंदर भी जो हमारा सोल्यूशन है वो एडोमियन की तरह इन्फिनाइट सीरीज के अंदर आएगा। उसके अंदर कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, हम उनकी वैल्यू पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा आंसर जो है वो किसी फंक्शन के अंदर कन्वर्ज होता है। उसको हम किसी क्लोज फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि या फिर अगर नॉइज टर्म्स आ रही होंगी तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप लोग देखें तो इस इक्वेशन में हमारे पास जो यू ऑफ एक्स है, हमें पता है कि यू ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यू के सम के इक्वल, समीशन के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको सम की फॉर्म में लिख सकते हैं तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यू के, और इस तरफ आप इन दोनों टर्म्स को एज इट इज लिख देंगे प्लस लेमडा कर्नल, और आगे आपके पास जो यू ऑफ टी है अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास अननोन फंक्शन है, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो इस अननोन फंक्शन को अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास उन तमाम कंपोनेंट्स के सम के इक्वल होता है जिसको हम लोग फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बारी बारी जो है वो स्प्लिट कर देंगे हर टर्म के अंदर। मतलब फर्स्ट आपने लिखा एफ नॉट ऑफ एक्स, अब एफ वन ऑफ एक्स, उसके बाद आपके पास लेमडा वाली टर्म आएगी। तो ये जो टर्म है ये बार बार रिपीट होगी, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास यू ऑफ टी है इसके अंदर कंपोनेंट्स आएंगे। मतलब फर्स्ट आपका यू नॉट ऑफ टी वाली टर्म बनेगी, सेकेंड आपका यू वन ऑफ टी वाली टर्म बनेगी। जो इंटेग्रल पार्ट है वो आपका क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, लेकिन उसके अंदर जो आपके पास कंपोनेंट की वैल्यू है वो चेंज होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग इसको कंपेयर करते हैं तो हमें नजर आएगा कि हम इन तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यू जो है वो इन फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं जैसे हमने एडोमियन में किया था, ठीक है। और ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं रिकरेंट मैनर, मतलब कि जैसे आपने यू नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड की, जैसे यू वन ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड की, उसी तरह आप लोग यू टू ऑफ एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो यू नॉट ऑफ एक्स जो है वो आपके पास एफ नॉट ऑफ एक्स के इक्वल है। मतलब कि जब आप अपने फंक्शन को स्प्लिट करेंगे जो उसमें पहला वाला हिस्सा होगा वो आपका यू नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू होगी। अब जो यू वन ऑफ एक्स है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा डिफरेंस है जो एडोमियन को और मॉडिफाइड मेथड को जो है आपस में डिफर करता है। वो ये है कि यू वन ऑफ एक्स कंपोनेंट की वैल्यू का जो फार्मूला है वो यहाँ पे डिफरेंट है। वो क्या है कि अब मॉडिफाइड के अंदर ये होता है कि यू वन ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोग एफ वन ऑफ एक्स की वैल्यू को भी कंसीडर करते हैं, और साथ जो फर्स्ट टर्म आपकी होती है यू नॉट ऑफ टी वाली इंटेग्रल पार्ट पूरा, ये भी आप उसमें कंसीडर करते हैं यू वन ऑफ एक्स की वैल्यू के लिए, ठीक है। जबकि एडोमियन में क्या था कि सिर्फ और सिर्फ जो आपका इंटेग्रल पार्ट है वो ही होता था यूज यू वन ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। इसके बाद यू टू ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो आप इस वाली टर्म से फाइंड करेंगे, इस इंटेग्रल पार्ट से फाइंड करेंगे। इसी तरह जो यू थ्री ऑफ एक्स है वो नेक्स्ट टर्म। अब यहाँ पे करना आपने क्या है, करना आपने सिर्फ इतना सा है कि इंटेग्रल पार्ट आपका सेम रहेगा और यहाँ पे पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू आप लोग यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ टी पुट करते रहेंगे, ठीक है। यू नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो एफ नॉट ऑफ एक्स के इक्वल होगी। यू वन ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप एफ वन ऑफ एक्स प्लस इंटेग्रल पार्ट पूरा यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह यू टू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो इंटेग्रल पार्ट है वो ही आएगा, लेकिन यहाँ पे पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी जो है वो पुट होगी, एंड सो ऑन। हम इस फार्मूले को जनरलाइज कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एन प्लस वन, मतलब कि आप अगर एन आपका 3 है उसमें प्लस 1 करेंगे तो वो 4 बन जाएगा। आपने मतलब 4 की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे आप 3 की वैल्यू पुट करेंगे। समझ आ गई, ये यहाँ पे हमारा इसका जनरलाइज फार्मूला है जिसको आपने अपने जहन में रखना है। एग्जांपल नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन जो है फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन वो कुछ इस तरह से है। इसको हम सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन मेथड। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमने अपने एफ ऑफ एक्स यानी कि नॉन होमोजीनियस पार्ट को स्प्लिट करना है इंटू 2 पार्ट्स। जो हमारा नॉन होमोजीनियस पार्ट है इसके अंदर फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो 2 है, तो आप इन दोनों को जो है नाम दे देंगे एफ नॉट ऑफ एक्स का, एफ वन ऑफ एक्स का स्प्लिट कर देंगे। आपके पास जो एफ नॉट ऑफ एक्स है वो e की पावर 3x है और जो एफ वन ऑफ एक्स है वो
ये वाली टर्म है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट यानी कि यू नोट ऑफ एक्स है वो एफ नोट ऑफ एक्स के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट की वैल्यू ई की पावर 3x आ जाएगी। अब हमने फाइंड करनी है यू वन ऑफ एक्स की वैल्यू। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि यू वन ऑफ एक्स का जो फार्मूला है वो क्या है कि जो आपने नॉन होमोजेनियस पार्ट स्प्लिट किया है उसमें से एफ वन ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी। तो जब का एफ वन ऑफ एक्स था वो ये वाली टर्म थी, साइन को आपने स्किप नहीं करना, साइन भी इसके साथ आएगा, तो यहाँ पे हमने ये टर्म एज इट इज लिख दी। उसके बाद लेमडा हमारे पास जो है हमारी इक्वेशन के अंदर 1 है तो वो 1 रहेगा, कर्नल आपका एक्स टी और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी आपके पास ई की पावर 3t हो जाएगा। ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज रहेगी, एक्स जो है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे जो इनकी इंटीग्रेशन है वो सोल्व होगी प्रोडक्ट रूल की मदद से। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड की अगेन इंटीग्रेशन। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन टी कंसिडर करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड की जो इंटीग्रेशन होती है हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है कि ये पहले तो ये चीज एज इट इज आ जाती है, उस कांस्टेंट मौजूद हो तो वो जो कांस्टेंट है फिर वो नीचे आ जाता है, और जो इसकी इंटीग्रेशन है उसके लिमिट्स 0 to 1 है माइनस होल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। फर्स्ट फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू टी और सेकंड फंक्शन जो है उसकी अगेन इंटीग्रेशन करेंगे। तो सेकंड फंक्शन जो है अभी उसकी आपने इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन ली है वो यहाँ पे आ जाएगी, अब आपने इसकी दोबारा इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर वापस यही टर्म आ जाएगी, टी जो है वो कांस्टेंट्स को बाहर ले जाएंगे, ये चीज यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी। अब आपने सिर्फ इसी चीज को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, दोबारा इसकी इंटीग्रेशन होगी, वही वाली चीज आएगी जो हमने पहले डिस्कस किया था कि एक्सपोनेंशियल एज इट इज और जो उसके ऊपर कांस्टेंट मौजूद है नीचे वो एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग जो है लिमिट्स पुट करेंगे, जब आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो ये e3 की पावर 3 आ जाएगा। जब 0 पुट करेंगे तो जब t ही 0 हो जाएगा तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, माइनस यहाँ पे आप लिमिट पुट करेंगे, जब अब हमने 1 पुट की तो यहाँ पे e की पावर 3/9 आ जाएगा। यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो ये जो पावर है ये हमारे पास 0 बन जाएगी और e की पावर 0 जो है वो 1 होता है, तो यहाँ पे 1/9 आ जाएगा। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है, मतलब हमारा सोल्यूशन ठीक जा रहा है, ठीक है। अब हमने ये स्टेप क्यों किया उसको जरा समझ लेते हैं कि हमें नजर आ रहा है कि ये दोनों टर्म्स जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, एक्सेप्ट ये कि कुछ चीज को हमने कॉमन लिया हुआ है। एक चीज तो x हम कॉमन ले चुके हैं, वो ऑलरेडी कॉमन है, लेकिन जो दूसरा 1/9 है हम देखेंगे क्या वो चीज कॉमन आ सकती है। अगर तो वो चीज कॉमन आ सकती है और अंदर वाली जो है फिर वो यही टर्म बन रही है तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेके हमने देखा कि ये दोनों टर्म जो है वो बिल्कुल सेम है लेकिन इनके साइन ऑपोजिट है, इसका मतलब कि ये हमारे पास नॉइस टर्म्स है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। हमारे पास पीछे कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 0 बचेगा जो हमारे u1 ऑफ x का आंसर होगा। और ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट यानी कि u1 ऑफ x का आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब आपके तमाम कंपोनेंट्स का आंसर क्या है 0, क्योंकि जब आप u2 ऑफ x फाइंड करेंगे तो उसमें आपने u1 ऑफ x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t पुट करनी है। जब यहाँ पे आपके पास कोई टर्म ही नहीं है, आप अगर 0 पुट भी कर देंगे तो आपके पास पूरा इंटीग्रल पार्ट ही 0 हो जाएगा, तो आपका u2 ऑफ x का भी आंसर 0 आएगा, क्योंकि u ऑफ x का आंसर जो है वो तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यू का सम होता है। सारी कंपोनेंट्स की वैल्यू 0 है, सिर्फ आपके पास u नॉट ऑफ x का आंसर e3x है, तो जो u ऑफ x की वैल्यू होगी वो u नॉट ऑफ x की वैल्यू के इक्वल होगी और जो हमारा आंसर है वो e की पावर 3x बन जाएगा।